हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम दिसंबर महीने के सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे सेकंड वीक के करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। फर्स्ट वीक के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो पहले आप उन्हें कवर कीजिए, उसके बाद इस सेकंड वीक दिसंबर को कवर कीजिए। द एग्जीबिशन नागालैंड एंड पीपल इन आर्काइवल मिरर was organized as part of which festival? नागालैंड एंड पीपल इन आर्काइवल मिरर प्रदर्शनी किस उत्सव के दौरान आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया NAI ने आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के साथ मिलकर एक एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है नागालैंड एंड पीपल इन आर्काइवल मिरर। और आप सभी जानते हैं कि नागालैंड में 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में 10 दिन ये चलता है और इसी फेस्टिवल के दौरान ये एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है किसामा कोहिमा में। अच्छा, जो ये फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है जो कि एक लार्ज कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड होती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप SSC ले लें, रेलवेज ले लें, बैंकिंग में भी पूछ लिया जाता है, स्ट्रेटेजी के पार्ट में, स्टेट PCS एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लेते हैं। तो दिसंबर 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी हॉर्नबिल फेस्टिवल की। ये किसामा हेरिटेज विलेज है एक नागालैंड में, यहाँ पर मनाया जाता है और इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किस फेस्टिवल को हम कहते हैं, तो सही आंसर हॉर्नबिल फेस्टिवल है। नागालैंड की बात करें तो गवर्नर ला गणेशन है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेपियो रियो हैं। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश की और केरल की। विच कंट्री कंट्रीब्यूटेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI टू इंडिया इन द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर? जुलाई से सितंबर तिमाही में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सिंगापुर। सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत को मिला है जुलाई से सितंबर क्वार्टर के बीच में, ये सिंगापुर से मिला है। लगभग 50% जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आया है नेबरिंग कंट्रीज से या फिर ओवरऑल कंट्रीज से, उसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिंगापुर का है। अच्छा, जो ये FPI इनफ्लो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी भारत में बढ़ा है 43% तक और $13.6 बिलियन पहुँच चुका है जुलाई से सितंबर क्वार्टर में। 7.5 मिलियन $, या फिर 50% टोटल FDI ये सिंगापुर से भारत में आया है। 2023-24 में भी सिंगापुर लार्जेस्ट सोर्स था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भारत में। लगभग 11.77 बिलियन $, FDI भारत में आया था सिंगापुर से। विच टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्च फॉर क्लीनिंग एंड प्योरीफाइंग वाटर एट द नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए किस तकनीक का उपयोग शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नैनो बबल टेक्नोलॉजी। ये PIB की न्यूज़ है इसलिए कवर की गई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्ति वर्धन सिंह, इन्होंने नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च की है नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में, ताकि जो यहाँ का वाटर है उसको क्लीन और प्योरीफाई किया जा सके, ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको स्वच्छ पानी मिले। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या है, जो भी डर्टी पॉन्ड वाटर हैं उनको साफ़ किया जा रहा है, जो एल्गी है उनको रिमूव करके, और पहले 15 दिन का ट्रायल के दौरान इसको टेस्ट किया जा रहा है इस जू में। हु इज़ डेवलपिंग द नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल EMAP? राष्ट्रीय विधिक मापन विज्ञान पोर्टल या EMAP किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल यानी कि EMAP इसको डेवलप कर रही है, ताकि जो भी स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं और उनके पोर्टल्स हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट किया जा सके, एक यूनिफाइड नेशनल सिस्टम बनाया जा सके। तो इसका मकसद है जो भी वेट से संबंधित लाइसेंस इशू किए जाते हैं, वेरिफिकेशन किए जाते हैं या फिर कंप्लायंस या इन्फोर्समेंट मैनेज किया जाता है, वो सभी एक ही पोर्टल पर प्राप्त हो सके। लिखा भी है EMAP सिंप्लीफाइज क्रिटिकल प्रोसीजर्स सच एज इशूइंग, रिन्यूइंग एंड अमेंडिंग लाइसेंसेस
as well as handling verification and stamping of weighing and measuring instrument, registration certificates and appeals. Which state government launched 33 transgender clinics named मैत्री क्लिनिक्स? किस राज्य सरकार ने मैत्री क्लिनिक नाम से 33 ट्रांसजेंडर क्लिनिक लॉन्च किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, इन्होंने वर्चुअली 33 ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स लॉन्च किए, यानी कि 33 डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स लॉन्च किए गए हैं। इन क्लिनिक्स का नाम है मैत्री क्लिनिक। तो जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको फ्री हेल्थ चेकअप्स, डायग्नोसिस टेस्ट और मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं उनको। तेलंगाना की बात करते हैं, कैपिटल हैदराबाद है, गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। मुथूट माइक्रोफिन हैज़ इनिशिएटेड लोन डिस्पर्सल्स अंडर अ को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद विच बैंक? मुथूट माइक्रोफिन ने किस बैंक के साथ सह उधार साझेदारी के तहत ऋण वितरण शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुथूट माइक्रोफिन, इसने लोन डिस्पर्सल के लिए अपनी को लैंडिंग पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो कि हमारे देश का लार्जेस्ट लेंडर है। तो इस कोलैबोरेशन के तहत SBI ने 500 करोड़ रुपए की एसेट क्रिएशन कैप सैंक्शन की है, जिसमें से 100 करोड़ रुपीस के ट्रांच में जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्पर्स किया जाएगा। तो 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है, जो भी एलिजिबल कस्टमर्स है, जो भी मेंबर्स हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के, जो एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज से संबंधित हैं। भारती एयरटेल हैज साइंड अ मल्टी ईयर एग्रीमेंट विथ विच टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर टू एक्सटेंड इट्स 4G एंड 5G कॉन्ट्रैक्ट्स? भारती एयरटेल ने अपने 4G और 5G अनुबंधों को बढ़ाने के लिए किस दूरसंचार उपकरण प्रदाता के साथ एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, एरिक्सन। भारतीय एयरटेल, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, इसने मल्टी ईयर $multi-billion एग्रीमेंट साइन किया है स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के साथ, ताकि जो इसका 4G एंड 5G कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको एक्सटेंड किया जा सके। तो जो एरिक्सन है ये सेंट्रलाइज्ड RAN और ओपन RAN रेडी सॉल्यूशंस फॉर नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन को डेवलप करेगा, डिप्लॉय करेगा। इस तरह के क्वेश्चन में ना केवल आपको इतना देखना होता है कि भारतीय एयरटेल प्लस एरिक्सन, बस इतनी इन्होंने साझेदारी की है, ठीक है। ये तो मैं आपको एक क्वेश्चन का ताकि एक ये बन जाए कि हाँ एक हमने थोड़ा डिटेल भी उसके लिए जान ली क्या किस बारे में एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, फालतू की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल भारतीय एयरटेल प्लस एरिक्सन, बस आपको इतना याद रखना है। NHPC signed a memorandum of understanding with which organization to promote sustainable development? NHPC ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए NHPC ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ अपने कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद में। इस कोलैबोरेशन का मकसद है जो इनोवेटिव क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस हैं उनको प्रमोट करना, खासकर कि एग्रीवोल्टाइक्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज पर कार्य करना। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच शिपयार्ड फॉर द शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग ऑफ INS विक्रमादित्य। रक्षा मंत्रालय ने INS विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट और ड्राई डॉकिंग के लिए किस शिपयार्ड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग के लिए, और किसका होगा ये सब? INS विक्रमादित्य का। कितनी ओवरऑल कॉस्ट आएगी? 1207.5 करोड़ रुपए की। INS विक्रमादित्य आप सभी जानते हैं इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडियन नेवी में नवंबर 2013 में इसको कमीशन किया गया था, और इस रिफिट के कंप्लीशन होने के बाद INS विक्रमादित्य जो एक्टिव फ्लीट है इंडियन नेवी की उसको ज्वाइन करेगा अपग्रेडेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ सुगम्य भारत अभियान वर सेलिब्रेटेड इन 2024? 2024 में सुगम्य भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हुए? राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सुगम्य भारत अभियान के 9 साल पूरे होने पर जो है खुशी जताई है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो 9 साल पहले सुगम्य भारत अभियान, जिसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 3 दिसंबर
15 को। तो सुगम्य भारत अभियान मतलब जो भी दिव्यांगजन हैं, जो भी डिसेबल पर्सन है, उनको या तो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का प्रोवाइड किया जाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनके लिए प्रोवाइड की जाए, या फिर डिजिटल सॉल्यूशन उनके लिए बनाए जाए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत उन लोगों को ना हो। तो उसे बोला गया है सुगम्य भारत अभियान। तो पूछ सकते हैं सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? चिल्ड्रन से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, या फिर डिसेबल से संबंधित। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, या स्टार्टअप से संबंधित। हु विल बी कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024? शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, मिशेल बैचलेट। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 ये चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट और जानी मानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मिशेल बैचलेट को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट में जो कैश अवार्ड है वो 2.5 मिलियन इंडियन रुपीज़ का दिया जाता है। जो इंटरनेशनल जूरी है इस अवार्ड के लिए, उसकी अध्यक्षता फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिव शंकर मेनन द्वारा की गई है। और ये तो आपने हाल ही में पढ़ा भी होगा, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट फॉर 2023 2023 के लिए ये 2 लोगों को दिया गया। एक तो है अर्जेंटाइन इसराइली क्लासिकल पायनिस्ट एंड कंडक्टर डेनियल बेरेनबॉइम, और दूसरे हैं पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद। Which organizations या agencies Proba 3 mission was successfully launched by ISRO's PSLV C59? इसरो के PSLV C59 द्वारा किस स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का जो प्रोबा 3 मिशन है इसको लॉन्च कर दिया है अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C59 रॉकेट से। तो ये जो व्हीकल है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, और ये PSLV की 61st फ्लाइट थी और 26 थी PSLV एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। जो प्रोबा 3H की फुल फॉर्म भी आपको पता चाहिए। प्रोबा का मतलब है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। तो इस मिशन में 2 सैटेलाइट्स जिनका नाम है कोरोनाग्राफ एंड अकल्टर, इनमें 2 स्पेस क्राफ्ट भी हैं। तो ये जो है टुगेदर फ्लाई कर रहे हैं और सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है जिसे हम कोरोना बोलते हैं उसकी स्टडी ये करेंगे। जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, कमर्शियल आर्म है इसरो की, इसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी से इस लॉन्च के लिए ऑर्डर प्राप्त किया था। बाय हाउ मच हैज़ द RBI इंक्रीज द लिमिट फॉर कोलेट्रल फ्री लोन्स फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि किसानों के लिए बिना गारंटी के ऋण की सीमा कितने से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1.66 लाख रुपीज़। तो देखिए जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें एक काफ़ी बड़ा रिलीफ दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनके लिए कोलेट्रल फ्री लोन्स की सीमा अब 1.66 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए पर बोरोवर कर दी गई है। कोलेट्रल फ्री लोन आप सभी समझते ही होंगे, जहाँ पर फार्मर्स को अगर लोन चाहिए तो कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम जब कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन की लिमिट बढ़ाई गई थी 2019 की बात है, जब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए की गई थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्कैन पोर्टल? स्कैन पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने अन्न चक्र और स्कैन यानी कि सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS को मॉडर्नाइज किया जा सके। तो अन्न चक्र आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र FITT एट IIT दिल्ली के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। तो इसमें एक एडवांस एल्गोरिदम है जिसके जरिए किस तरह से जो फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्ट किया जाए ऑप्टिमल रूट्स के जरिए उसको आइडेंटिफाई किया गया है। PDS आप सभी जानते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत ऑपरेट करता है और 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इसमें कवर्ड है सेंसस 2011 डेटा के हिसाब से।
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नोडल मिनिस्ट्री है इस पीडीएस के लिए, और इसमें वीट, राइस, शुगर, केरोसिन प्रोवाइड किया जाता है। कुछ स्टेट्स पल्सेस, एडिबल ऑयल्स और साल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। When is इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दिसंबर 9। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन पास किया गया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को पास किया गया था 31 अक्टूबर 2003 को, तभी से ये डे मनाया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। तो इतने लंबे थीम नहीं पूछे जाते हैं, केवल आप डेट याद रखिएगा। अच्छा, और 9 नवंबर को ही एक और डे मनाया जाता है, 9 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। ऑन विच डेट विल वर्ल्ड मेडिटेशन डे बी ऑब्जर्व्ड? विश्व ध्यान दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, दिसंबर 21। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA, इन्होंने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है और डिक्लेयर किया है कि 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। तो भारत भी इसका को स्पॉन्सर रहा है, भारत ने भी इसका प्रस्ताव रखा है। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको, एंडोरा, इन सभी कंट्रीज़ ने। और ये जो रेजोल्यूशन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया लिस्टेनस्टीन के द्वारा, ये भी देश है एक। तो दिसंबर 21 आप सभी जानते हैं विंटर सोल्स्टाइस होता है, और इंडियन ट्रेडिशन में अगर हम बात करें तो उत्तरायण की शुरुआत होती है। साथ ही जो हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते हैं 21 जून को, तो एग्जैक्टली 6 मंथ्स आफ्टर ये 21 दिसंबर को हम अब ये डे मनाएंगे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। रिसेंटली विच बैंक इंट्रोड्यूस द एस्टीम सेविंग्स अकाउंट फॉर कस्टमर्स एज्ड 55 एंड अबव? हाल ही में किस बैंक ने 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्राहकों के लिए एस्टीम सेविंग्स अकाउंट की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने एस्टीम सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज उन कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड की जा सके जो 55 या इससे ऊपर की एज के हैं। मतलब उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ इस तरह के पैकेजेस बनाए गए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो इनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कवर है, एयरपोर्ट लॉन्च, एक्सेस है, डेबिट कार्ड, स्पेशल फैमिली बेनिफिट्स, ये सब। फेडरल बैंक की बात करते हैं, इंडियन CEO KVS मानियन है, हेडक्वार्टर्स अलवा कोची केरल में है, टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। The Government of India and the Asian Development Bank signed a $50 million loan for enhancing water security in which state? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $50 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि मेघालय में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ताकि वाटर सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ सके और क्लाइमेट चेंज के जरिए जो पानी की किल्लत है उसको दूर किया जा सके। द प्रोजेक्ट विल सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 532 स्मॉल वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज अक्रॉस 12 डिस्ट्रिक्ट्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का अपवादिक समुद्री बहादुरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैप्टन अभिलाष रावत। कैप्टन अभिलाष रावत इन्हें 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी दिया गया है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में रेड सी रेस्क्यू मिशन में ये शामिल थे। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी है IMO के हेडक्वार्टर्स लंदन में हुई है, और जो इनकी क्रू है ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा की जो क्रू है उनके बिहाफ में इन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है। विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स न्यू AI मॉडल्स नेम्ड नोवा? किस कंपनी ने नोवा नाम से अपना नया AI मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अमेजोन। तो जो अमेजोन है इसने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशनल मॉडल्स लॉन्च किए हैं अपने इवेंट अमेजोन वेब सर्विसेज री इन्वेंट, और इन AI मॉडल्स का नाम है नोवा। जैसे चैट GPT है उसी तरह से टेक्स्ट, इमेज, वीडियो जनरेट कर सकते हैं इस नोवा के जरिए। और अमेजोन नोवा माइक्रो, अमेजोन नोवा लाइट, अमेजोन नोवा प्रो, इस तरह के सभी एडिशन इन्होंने लॉन्च किए इसमें।
वाई डिड द फ्रेंच गवर्नमेंट कोलैप्स रिसेंटली? हाल ही में फ्रांस की सरकार किस कारण गिर गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्राइम मिनिस्टर डोजिंग अ नो कॉन्फिडेंस वोट। देखिए फ्रेंच गवर्नमेंट जो है हाल ही में गिर गई है, ठीक है, मतलब जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो पास हुआ उनके अगेंस्ट, और जो प्राइम मिनिस्टर मिशेल बार्नियर हैं अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए। तो अपोजिशन पार्टीज़ ने ये मोशन यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें रखा था, क्योंकि ये जो मिशेल बार्नियर हैं इन पर यह आरोप था कि ये जो बजट है उसको पास करा रहे थे बिना किसी वोट के। तो ये पहली बार है जब फ्रांस की जो गवर्नमेंट इस तरह से कोलैप्स हुई है नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए 1962 के बाद। हालांकि जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है वो सेफ़ है अपने ऑफिस में जब तक उनका टेन्योर एंड नहीं हो रहा है 2027 में, क्योंकि जो फ्रांस में जो प्रेसिडेंट के जो वोट्स हैं वो अलग से पड़ते हैं, मतलब सरकार से लेना देना नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट इनके द्वारा ही नया किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। द भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 रिप्लेस्ड विच एक्ट? भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 ने किस अधिनियम की जगह ली है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। तो पार्लियामेंट ने भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 को पास किया है और ये बिल रिप्लेस कर रहा है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज है इस बिल के जरिए वो यह है कि रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस टेस्टिंग प्रोसेस ये अब तक कंडक्ट किया जाता था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा एविएशन पर्सनल के लिए, और अब ये किसके द्वारा किया जाएगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो अब एक ये सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोसेस हो जाएगा, जितने भी एविएशन पर्सनल हैं जो भी मतलब एयर फील्ड में कार्य करने वाले हैं तो उनको सभी अब जो भी लाइसेंस या सर्टिफिकेट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से प्राप्त हो जाएंगे। द बिल ऑल्सो एड्स पावर टू रेगुलेट द डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट as well as places where they are being designed in addition to retaining provisions for their manufacture, repair and maintenance. What is the GDP growth forecast for fiscal 25 set by the State Bank of India? State Bank of India ने fiscal 25 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत आकलन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 6.3%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का लार्जेस्ट बैंक है बाय असेट्स। इसने कहा है कि फिस्कल 25 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.3% रहेगा, जो कि आरबीआई का जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन है 6.6% उससे कम है। रिपोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है जो एवरेज ग्रोथ रेट है फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए फिस्कल 25 में ये 6.05% रहा है। बाकी आप जानते हैं इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फिस्कल 25 के सेकंड क्वार्टर में 5.4% तक ड्रॉप हो गई है। Hyundai Motor Group has tied up with which 3 IITs to advance battery electrification research? Hyundai Motor Group ने बैटरी विद्युतीकरण अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किन 3 IIT के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास। तो Hyundai Motor Group ने 3 IITs के साथ टाई अप किया है बैटरीज और इलेक्ट्रिफिकेशन के फील्ड में कार्य करने के लिए, और 7 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल तक ये ग्रुप करने वाला है। तो साउथ कोरिया की कंपनी आप सभी जानते हैं, और IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के साथ इसने टाई अप किया है। मतलब एक कोलैबोरेटिव रिसर्च की जाएगी बैटरीज के फील्ड में, इलेक्ट्रिफिकेशन के फील्ड में, और Hyundai सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको सेटअप किया जाएगा IIT दिल्ली में। विच टेम्पल इन तमिलनाडु रिसीव्ड 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन? तमिलनाडु के किस मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2024 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अबात सहेश्वर टेम्पल। 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इसके विनर्स अनाउंस कर दिए गए हैं। टोटल 8 आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस एशिया पैसिफिक रिकॉग्नाइज किए गए हैं, यानी कि 8 विनर्स रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूनेस्को का जो हाईएस्ट ऑनर है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये दिया गया है टोक्यो जापान स्थित इनारी यू बाथ हाउस रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को। अच्छा, अब और प्रोजेक्ट की ओर देखते हैं। देखिए, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन ये 2 प्रोजेक्ट्स को दिया गया है, एक चाइना एक भारत। तो चाइना में क्या है? गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक ब्लॉक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, और दूसरा है भारत में थंसवुड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित अप्थसहेश्वर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट।
आपको बता दीजिए, जो टेम्पल है ना, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था किंग्स विक्रमा चोला और कुलोथुंगा चोला के द्वारा। नेक्स्ट कैटेगरी है अवार्ड ऑफ मेरिट। तो ये ग्वानिन हॉल टी हाउस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ चेंगडू, सिचुआन प्रोविंस, चाइना को दिया गया है। हेलो पेविलियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ शंघाई, चाइना। BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ मुंबई और ऑब्जर्वेटरी टार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड को दिया गया है। अवार्ड फॉर न्यू डिज़ाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट ये दिया गया है रविंद्रहॉर्न बिल्डिंग, बैंकॉक, थाईलैंड को। और गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक बुक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और हेल्वो पवेलियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इन्हें स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर याद रखिएगा, जो भारत के टेम्पल को जिसे अवार्ड मिला है किस कैटेगरी में मिला है, और टोटल कितने प्रोजेक्ट्स को मिला है, 8 को। विच टीम वॉन द 2024 ACC अंडर-19 एशिया कप। 2024 ACC अंडर-19 एशिया कप किस टीम ने जीता। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बांग्लादेश। तो 2024 ACC अंडर-19 एशिया कप, ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, अंडर-19 एशिया कप, ये 11th एडिशन था इस टूर्नामेंट का और UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके अलावा जापान, नेपाल और UAE ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बांग्लादेश ने अपना दूसरा कंसेक्यूटिव टाइटल जीता है, भारत को फाइनल में 59 रन से हराया है। इससे पहले भी टाइटल बांग्लादेश ने जीता था और अब ये इन्होंने लगातार दूसरी बार अपना टाइटल जीता है। फाइनल खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, UAE में। भारतीय टीम की कप्तानी की मोहम्मद अमान ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज बांग्लादेश के इकबाल हुसैन एमोन रहे हैं। मोस्ट रन्स पाकिस्तान के शहजाब खान ने बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स बांग्लादेश के इकबाल हुसैन एमोन ने लिए हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर ह्यूमन राइट्स डे 2024। 2024 में मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पेरिस में अडॉप्ट किया था, तो उसी के कारण 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है सन कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 1948 इसका आंसर होता है। एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन भी। 2024 में इस ह्यूमन राइट्स डे का थीम रहेगा आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। शिवपथम विट्ठल हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ विच फील्ड इन इंडिया। शिवपथम विट्ठल जिनका हाल ही में निधन हो गया, को भारत में किस क्षेत्र का जनक माना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंडोक्रीन सर्जरी। तो शिवपथम विट्ठल जिन्हें फादर ऑफ एंडोक्रीन सर्जरी इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनका हाल में निधन हो गया है 83 की एज में। डॉक्टर BC रॉय अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, जो कि हमारे देश का थर्ड हाईएस्ट, माफ़ कीजिएगा, BC रॉय अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। और हमारे देश का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी इन्हें प्राप्त है। तो मद्रास मेडिकल कॉलेज में जो एंडोक्रीन सर्जरी की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। फ्रेंच इंडियन राइटर एंड रिसर्चर पृथ्वींद्र मुखर्जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री 2020 में प्राप्त हुआ था लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में कार्य करने के लिए। थॉमस E. कुट्स, जो कि को इन्वेंटर रहे हैं बेसिक आप जानते होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और थॉमस E. कुट्स इसके को इन्वेंटर रहे। इनका निधन हो गया 96 की एज में। बेसिक मीन्स बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। Which airline was named 2024 Airline of the Year at the 2024 Global Aviation Awards for Excellence। 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस में 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये खिताब किस एयरलाइन को दिया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिगो। तो इंडिगो को 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है CAPA के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर एविएशन के द्वारा, 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस के दौरान। तो एविएशन स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस में एक्सीलेंस के कारण इंडिगो को ये अवार्ड दिया गया है। इंडिगो तो इसका बिजनेस नेम है, जो कंपनी नेम है वो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड है। एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, इसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है। लार्जेस्ट एयरलाइन भी है इंडिया में अगर हम पैसेंजर्स और फ्लीट साइज़ की बात करें तो।
With which agency did the ISRO recently signed a technical implementing plan TIP for गगनयान मिशन? हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस एजेंसी के साथ तकनीकी कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक टेक्निकल इम्प्लीमेंटिंग प्लान को साइन किया है और इसके तहत जो इंडिया का गगनयान मिशन है उसको एक ट्रैकिंग सपोर्ट प्राप्त होगा। गगनयान प्रोजेक्ट आप सभी भी जानते हैं कि इसमें हम लोग जो हैं, इसरो जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला है। 3 मेंबर्स का क्रू जाएगा 400 किलोमीटर ऑर्बिट में, 3 दिन का मिशन रहेगा। उसके बाद फिर अर्थ पर सेफली बैक भी होंगे। हाउ मच लोन हैज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव टू स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए कितने मिलियन $US का ऋण मंजूर किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, $350 मिलियन। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन अप्रूव किया है भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब जो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। द लोन विल फाइनेंस द सेकेंड सब प्रोग्राम सपोर्टिंग इंडियन गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एट द स्टेट एंड सिटी लेवल। गवर्नमेंट का जो एम है वो ये भी है 2030 तक हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त करें। मतलब हमारे यहाँ से जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है उनकी वैल्यू $2 ट्रिलियन की रहे। हाउ मच लोन हैज़ द वर्ल्ड बैंक अप्रूव टू डेवलप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र? विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में पिछड़ी जिलों को विकसित करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, $188.28 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक ने 188.28 मिलियन का लोन अप्रूव किया है ताकि महाराष्ट्र में जो लैगिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जा सके। Which country was recently honored with the ISSA Good Practice Award for Asia and Pacific 2024? हाल ही में किस देश को एशिया और प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए, अब भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024 से सम्मानित किया गया है रियाद, सऊदी अरब में रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम के दौरान। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने 5 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स प्राप्त किए हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स, ई प्रोसीडिंग्स, अ केस ऑन यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन जस्टिस डिलीवरी। तीसरा है मैसिव डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम, निधि आपके निकट, मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर्स, और 5वां है प्रयास इनिशिएटिव। ये अवार्ड रिसीव किए गए अशोक कुमार सिंह के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं ESIC के। EPFO के बिहाफ पर इन्होंने ये अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। हाउ मच पेनल्टी डिड सेबी इम्पोज ऑन रिलायंस सिक्योरिटीज़? सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 9 लाख रुपीज़। तो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर 9 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है, क्योंकि इन्होंने जो मार्केट नॉर्म्स हैं, स्टॉक ब्रोकर रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया है। द ऑर्डर केम आफ्टर द रेगुलेटर एंड एक्सचेंजेस NSE and BSE conducted a thematic on-site inspection of the books of accounts, records and the documents of authorized persons of Reliance Securities Limited। ठीक है, जो ये होता है ना NSE and BSE, ठीक है, और इन्होंने जो है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं इनके यहाँ छापेमारी की, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ये सभी पर छापे मारे, तब वहाँ से पता चला है। विद विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गूगल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेट अप द सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC? गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना। देखिए, गूगल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, या फिर आप इसको कहेंगे गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। तो इस तरह का जो ये सेंटर है, ये एशिया पैसिफिक रीजन में दूसरा होगा गूगल द्वारा जो स्थापित किया जाएगा। इससे पहले टोक्यो में भी है
ओवरऑल अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो 5th सेंटर इस तरह का होगा, इससे पहले डब्लिन, म्यूनिक और मलाका में भी है। Center will focus on research, AI-driven security solutions, and creating a collaborative platform for leading experts and researchers in cyber security. अच्छा, गूगल से संबंधित एक और करंट अफेयर साथ साथ देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गूगल के साथ, राज्य में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज इनॉग्रेटेड? भारत की पहली भूमिगत शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर आतिशी ने देश के पहले अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज जो कि एनसीसी कैडेट्स के लिए, इसका उद्घाटन किया है रोहिणी के एनसीसी भवन में। तो 25 मीटर की फायरिंग रेंज है ये, बुलेट प्रूफ सीलिंग, 6 फायरिंग रेंज है। तो बाकी इसका इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या है इसमें, केवल आपको इतना याद रखना है। Sachin Bansal's fintech app Navi overtook which app to become the 4th largest UPI app in the country? सचिन बंसल की फिनटेक ऐप नावी किस ऐप को पछाड़कर देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, क्रेड। तो सचिन बंसल की जो फिनटेक ऐप है नावी, इसने क्रेड को पीछे छोड़कर ये 4th लार्जेस्ट यूपीआई ऐप बन गया हमारे देश में। और पहले नंबर पर फ़ोनपे है, फिर गूगल पे, फिर पेटीएम, उनके बाद अब चौथे नंबर पर नावी है। तो नवी ने 158 मिलियन ट्रांजैक्शंस रजिस्टर किए अक्टूबर के महीने में, सितंबर में 120 मिलियन किए थे। और फ्लिपकार्ट ग्रुप का जो ये यूपीआई एंड फिनटेक ऐप है super.money, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। विच एजेंसी लॉन्च्ड ट्रेड वॉच क्वार्टरली इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में किस एजेंसी ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, नीति आयोग। तो वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी, इन्होंने नीति आयोग के जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है जिसमें इन्होंने एनालाइज किया है इंडिया की ट्रेड स्टैटिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल 2024, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक का, इसे रिलीज़ किया है। इसका नाम दिया इन्होंने ट्रेड वॉच पब्लिकेशन। तो उसने बताया इन्होंने कि इंडिया की जो ट्रेड पोजीशन है, चाहे वो ग्लोबल डिमांड सप्लाई पर्सपेक्टिव हो, सेक्टरल परफॉर्मेंस हो, ठीक है, उसके बारे में बताया है, या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया है। तो इन्होंने कहा है कि फिस्कल 24 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की जो ट्रेड परफॉर्मेंस है उसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जो टोटल ट्रेड है वो 576 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, यानी कि 5.45% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखने के लिए मिली है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ICRA ESG रेटिंग्स, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया सिक्योर्ड ग्लोबली इन कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन? ICRA ESG रेटिंग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कॉर्पोरेट जलवायु कार्रवाई में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6th। तो भारत ने 6th पोजीशन ग्लोबली अचीव की है कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन में, जो 127 कंपनीज हैं उनमें से। और साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव SBTI के तहत ही रैंकिंग जारी की गई है ICRA ESG रेटिंग्स के द्वारा। तो भारत लगभग पूरे वर्ल्ड का 7% ग्लोबल एमिशन करता है। यूनाइटेड किंगडम इसमें टॉप नंबर पर है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज जो SBTI के लिए कमिटेड है, साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव के लिए कमिटमेंट है, नेट जीरो टारगेट अपना अचीव करना चाहती हैं। SBTI इज अ वॉलंटरी टारगेट सेटिंग इनिशिएटिव वेयर इन कंपनीज कैन कमिट टू सेटिंग साइंस बेस्ड टारगेट्स एंड हैव देयर ऑब्जेक्टिव्स इंडिपेंडेंटली एनालाइज्ड एंड वैलिडेटेड। Which fintech firm has partnered with the Ministry of Home Affairs MHA and the Indian Cyber Crime Coordination Center I4C to boost digital security? डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस फिनटेक फर्म ने गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रेजरपे। फिनटेक फर्म रेजरपे ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड का डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है उसमें 46% भारत का कंट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड का टोटल जितना भी डिजिटल पेमेंट होता है 46% भारत का कंट्रीब्यूशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दिस कोलेबोरेशन एम्स टू एम्पावर बिजनेसेस एंड कस्टमर्स विद critical knowledge to protect themselves while promoting widespread awareness about cyber security across India. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) raised India's economic growth forecast for 2024-25 to what percentage?
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6.8%। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इन्होंने इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है 2024-25 के लिए उसको 6.8% बढ़ा दिया है। मई में 6.6% बताया था और जो लेटेस्ट उन्होंने बताया था वो 6.7% बताया था सितंबर के इंटरिम आउटलुक में। और बाकी आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 6 दिसंबर को GDP ग्रोथ फोरकास्ट 6.6% कर दिया है करंट फिस्कल ईयर के लिए, पहले 7.2% इन्होंने किया हुआ था। What position did संजय मल्होत्रा hold before being appointed as the RBI गवर्नर? RBI गवर्नर नियुक्त होने से पहले संजय मल्होत्रा किस पद पर थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है रेवेन्यू सेक्रेटरी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे संजय मल्होत्रा को 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है। और ये जो अब तक जो गवर्नर रहे शक्तिकांत दास, इनका रिटायरमेंट हो रहा है तो इनको सक्सीड करेंगे संजय मल्होत्रा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी तरह से पूछे जाता है कि डायरेक्ट ना पूछ कर, ये तो सबको पता ही होगा कि कौन RBI गवर्नर बने, तो थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि इससे पहले वो किस पद पर थे, तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। और इनकी अपॉइंटमेंट ये 3 साल तक के लिए की गई है और इनके अंडर में जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आएगा वो 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में इनकी जो मीटिंग होती है वो होगी अगले साल। अच्छा, RBI के गवर्नर संबंधित 3 फैक्ट्स जान लेते हैं। एक तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये फर्स्ट गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, CD देशमुख जिन्हें हम कहते हैं, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। और अगर हम लॉन्गेस्ट टेन्योर और शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात करें RBI गवर्नर की, तो 7 साल से ज़्यादा तक का ऑफिस सर बेनेगल रामा राव ने होल्ड किया RBI गवर्नर के तौर पर। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है RBI के। और अमिताभ घोष जिनका 20 दिन का टर्म था केवल, ये शॉर्टेस्ट RBI गवर्नर रही है। हु वॉन द प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज 2024? टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है जसलीन कौर। तो इंडियन ओरिजिन स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड की आर्टिस्ट जसलीन कौर, इन्होंने टर्नर प्राइज 2024 जीता है अपने एग्जीबिशन अल्टर के लिए। 38 साल की उम्र में यंगेस्ट नॉमिनी थी इस साल के जो अवार्ड्स हैं उनमें। और इन्हें कैश प्राइज दिया जा रहा है 25,000 पाउंड का। और इस बार 40th एनिवर्सरी है इस प्राइज़ की। टर्नर प्राइज़ का नाम इंग्लिश पेंटर JMW टर्नर के नाम पर रखा गया है। और ब्रिटिश विजुअल आर्टिस्ट को ये एनुअल प्राइज़ दिया जाता है। 1991 में इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्टिस्ट अनीश कपूर को भी ये प्राइज़ दिया गया था। What is the name of the AI-based model introduced by the Reserve Bank of India to combat digital frauds? डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए AI आधारित मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है MuleHunter.ai। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बेस्ड एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है MuleHunter.ai, ताकि जो भी डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं म्यूल अकाउंट्स के जरिए उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। तो इस सिस्टम को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु द्वारा डेवलप किया गया है और इससे बैंकों को मदद मिलेगी कि जो म्यूल बैंक अकाउंट्स होते हैं उनको रिड्यूस उनको जो है बंद किया जा सके, उनसे संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें देखा जा सके और डिजिटल फ्रॉड्स की जो घटनाएं उन्हें रिड्यूस किया जा सके। एक्चुअली जो म्यूल अकाउंट होते हैं वो इस तरह के बैंक अकाउंट होते हैं जिन्हें क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। काला पैसा, जो काला धन जिसे हम बोलते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर जो भी इलिसिट फंड्स हैं उनको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। एक्चुअली ये होते तो नॉर्मल पीपल के हैं, जो लो इनकम ग्रुप पीपल होते हैं या फिर जिनके पास इतनी टेक्निकल लिटरेसी नहीं होती है, तो उनके अकाउंट को ये लोग ख़रीद लेते हैं और वहाँ से फिर फर्जी ट्रांजेक्शन करते हैं। Who has been appointed as the ex officio member of the Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI? भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी वैभव चतुर्वेदी। द गवर्नमेंट ने वैभव चतुर्वेदी को एक्स ऑफिशियो मेंबर अपॉइंट किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। फिलहाल चतुर्वेदी जो है चीफ जनरल मैनेजर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। IBBI की इस्टेब्लिशमेंट 2016 में हुई थी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत। और जो ये कोड है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए IBBI एजेंसी बनाई गई।
अच्छा, इसमें कई तरह के मेंबर्स होते हैं अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, आरबीआई से, सेबी से। और ये जो बोर्ड है ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। रवि मित्तल इसके चेयरमैन है फिलहाल। व्हेन इज द इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, December 11। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है 2024 में। इस डे का थीम है माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडेप्टेशन एंड यूथ। हु हैज़ बीन नेम्ड पेटा इंडियाज 2024 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन? पेटा इंडिया का 2024 का सबसे प्रभावशाली शाकाहारी किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, DY चंद्रचूड़। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया, पेटा इंडिया, इन्होंने DY चंद्रचूड़ जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्हें पेटा इंडिया 2024 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन चुना है, क्योंकि इन्होंने पब्लिकली बताया था कि किस तरह से इनकी डॉटर्स ने इन्हें इंस्पायर किया कि वीगन खाओ और वीगन की तरह लाइफ जियो। अच्छा, इससे पहले इस तरह का अवार्ड ब्रह्म ऋषि मोहन जी को मिल चुका है, वेदांता टीचर आचार्य प्रशांत को भी प्राप्त हो चुका है। Which country has approved a $1.17 billion deal to sell support equipment for MH-60R helicopters to India? किस देश ने भारत को MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए सहायक उपकरण बेचने के लिए $1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 1.17 बिलियन की डील अप्रूव कर दी है, जिसके तहत भारत को जो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर संबंधित जो सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं उनको दिया जाएगा। 24 चॉपर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था $2.2 बिलियन की डील में लॉकहीड मार्टिन के साथ भारत सरकार द्वारा फरवरी 2020 में। उनमें से 9 इंडक्ट किए जा चुके हैं इस तरह के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्म फोर्सेस में। अच्छा, डिफेंस से संबंधित एक और न्यूज़ आप जान लीजिए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की, इन्होंने 5 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है और इनकी कॉस्ट है 21,772 करोड़ रुपीज़। तो इसमें कई तरह की इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा अलग अलग प्लेयर्स से, प्राइवेट प्लेयर्स से या फिर जो पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स हैं उनसे। टू व्हाट परसेंटेज हैज़ मॉर्गन स्टैनली रिवाइज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द फिस्कल 2024? मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 6.3%। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया के लिए 6.3% रखा है इस फिस्कल ईयर के लिए। पहले 6.7% इन्होंने बताया हुआ था। और आपको बता दें जो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर रहा है, इसमें हमारी जो GDP है 7 क्वार्टर लो पर पहुंच गई है। पिछले 7 क्वार्टर में सबसे लोवेस्ट रही है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मार्च 2023 के बाद से लोवेस्ट रही है। तो 5.4% रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो। विच कंपनी डिलीवर्ड द सेकंड दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्विलेंस ड्रोन टू द इंडियन नेवी? किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 स्टारलाइनर निगरानी ड्रोन सौंपा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्विलेंस ड्रोन, ठीक है, दूसरा दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्विलेंस ड्रोन सौंपा है इंडियन नेवी को, और पहला इसी साल की शुरुआत में सौंपा था। ठीक है, और इसमें ये जो है इजराइल का जो हर्मिस 900 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV उसी का ही एक वर्जन है। दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है अडानी डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा। एडवांस इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है। 26 आवर्स इंड्योरेंस एंड 450 kg पेलोड कैपेसिटी है इसकी। वेयर वॉज द 16th गृह समिट हेल्ड? 16वां गृह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। देखिए, 16th गृह समिट जो कि एक फ्लैगशिप इवेंट है गृह काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है न्यू दिल्ली में। इसका थीम रहा एक्सप्लोटिंग क्लाइमेट एक्शन इन द बिल्ट एनवायरनमेंट। तो इसके चलते एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया गृह काउंसिल और केंद्रीय विद्यालय संगठन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत KVS स्कूल्स में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा। गृह की फुल फॉर्म होती है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसको जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में टेरी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मतलब ये लोग क्या करते हैं, जो बिल्डिंग्स हैं उनको एसेस करते हैं किस तरह से वो ग्रीन बिल्डिंग्स बन सकती हैं, मतलब वहाँ से जो कार्बन उत्सर्जन है वो मिनिमम होता है, तो उस हिसाब से बिल्डिंग्स को रेटिंग देते हैं।
What is the primary purpose of the PM E-Vidya DTH 24/7 channel number 31st? PM E-Vidya DTH 24/7 चैनल नंबर 31st का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डिसेमिनेटिंग लर्निंग कंटेंट इन इंडियन साइन लैंग्वेज ISL। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नई दिल्ली में PM E-Vidya DTH 24/7 चैनल नंबर 31 लॉन्च किया है इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए। तो इसमें जो भी कंटेंट है वो स्कूल चिल्ड्रन, टीचर्स एजुकेटर्स, अदर स्टेक होल्डर्स जो भी स्किल ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ, क्लास वाइज सर्कुलर कंटेंट ये प्राप्त करना चाहते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज में, वो प्रोवाइड किया जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। देखिए इस तरह से स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि क्वेश्चन ही SBI कार्ड से संबंधित है, पर आपको इस तरह के फैक्ट्स पता होने चाहिए। देखिए SBI कार्ड ने अनाउंस किया है कि जो नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो सर्कुलेशन में SBI कार्ड के, ठीक है, ये 20 मिलियन की संख्या को पार कर चुके हैं। इस तरह से सेकंड लार्जेस्ट कार्ड इशूअर है हमारे देश में, और पहले नंबर पर है HDFC बैंक। जनवरी 2024 में HDFC बैंक ने आंकड़ा पार किया था 20 मिलियन कार्ड्स का। MD एंड CEO SBI कार्ड के अभिजीत चक्रवर्ती हैं। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा पास्ट अवे रिसेंटली? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। देखिए फॉर्मर कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सोमनाहल्ली मलैया यानी कि SM कृष्णा, इनका निधन हो गया है 92 की एज में। ये कर्नाटक के 16 चीफ मिनिस्टर थे 1999 से 2004 के बीच में कांग्रेस की तरफ से, और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी ये रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में 2009 से 2012 के बीच में, और 2023 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। हालांकि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी बाद में। विच कंट्री हैज़ बीन चूजन टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। देखिए इंडियन एम्बेसी जो कि ऑस्ट्रिया में, जो इंडियन एम्बेसी उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि भारत को जो कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स है इसके 68th सेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये यूनाइटेड नेशंस के जो भी ड्रग रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनके लिए पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ये CND, कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, और ग्लोबल ड्रग ट्रेंड्स को ये मॉनिटर करती है, पॉलिसीज़ बनाती है। और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक जिसे बोलते हैं, इसकी वन ऑफ फंक्शनल कमीशन है ये, और गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की, जिसका हेडक्वार्टर्स वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया। What monetary penalty has the Reserve Bank of India imposed on the Halol Mercantile Cooperative Bank Limited? भारतीय रिजर्व बैंक ने द हलोल मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 लाख रुपीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है द हलोल मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट पंचमहल गुजरात पर। और कुछ इसी तरह के जुर्माने देख लेते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ठोके हैं। 3.5 लाख का ठोका है अपनी सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर। 1 लाख रुपए का लगाया है कुलिथलाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। 2 लाख का लगाया है बापातला कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड आंध्र प्रदेश पर, और 5 लाख का लगाया है जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मिर्जापुर पर। हालांकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं ना, जिन पर लगते हैं जुर्माने, वही पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे HDFC पे लगा दिया, SBI पर लगा दिया, PNB पर लगा दिया। इस तरह के जो बैंक्स होते हैं ना कोऑपरेटिव बैंक, इनके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। Which state government announced the construction of 16,000 affordable homes for low income families under प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY? किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफ़ायती घरों के निर्माण की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम 16,000 अफोर्डेबल होम्स बनाएंगे लो इनकम फैमिलीज़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल और मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी ने MOU साइन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में देख लेते हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जिसके तहत सब्सिडी दी जाती है लो एंड मॉडरेट इनकम रेजिडेंट्स के लिए, रेजिडेंट्स को जो अपना घर बनाना चाहते हैं। 2 कंपोनेंट्स है इसके, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुअर लोगों के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
रूरल पुअर के लिए। तो जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, इसे देखती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखती है। इन विच कैटेगरी वॉज माधव गॉडचिल ऑनर्ड एज UNEP's चैंपियंस ऑफ द अर्थ फॉर 2024? माधव गॉडचिल को किस श्रेणी में 2024 UNEP के चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जाने माने इकोलॉजिस्ट, एकेडमिक एंड राइटर माधव गॉडचिल ये उन 6 लोगों में शामिल हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के चैंपियंस ऑफ द अर्थ फॉर द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। मिस्टर गॉडचिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। इनके अलावा और अगर 5 अवार्डीज़ की बात करें तो ब्राज़ील की सोनिया गुआजाजारा, एमी बोर्स कोर्डेलिस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, गैब्रियल पॉन फ्रॉम रोमानिया, लू क्वी फ्रॉम चाइना एंड SEKEM ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है। ये सभी इस अवार्ड्स के लिए शामिल हैं। देखिए, मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन का पैटर्न बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो नाम पूछ लिया जाता है, दूसरा ये पूछा जाता है कि भारत की ओर से जो माधव गॉडचिल हैं उनको मिलाकर और कितने लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ फॉर द ईयर 2024 प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, तो UNEP द्वारा दिया जाता है। हर साल 2005 से ही UNEP उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता आ रहा है जो कि ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस यानी कि क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन एंड वेस्ट, इनके लिए कार्य करते आ रहे हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल सम्मान है और इसमें $15,000 की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली जो चैंपियन ऑफ द अर्थ है ये 4 कैटेगरीज में दिया जाता है: पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योर विजन एंड साइंस एंड इनोवेशन। पर यहाँ पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है। हु वॉन द वीमेंस डबल्स टाइटल एट द गुवाहाटी मास्टर्स 2024? गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में महिला युगल खिताब किसने जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रेस्टो। 2024 गुवाहाटी मास्टर्स या फिर आपका है योनेक्स सनराइज गुवाहाटी मास्टर्स 2024 ये सरजू सराय इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ। विनर्स देख लेते हैं। मेन सिंगल्स टाइटल भारत के सतीश करुणाकरन ने जीता है। विमेंस टाइटल चाइना की काई यानियन ने जीता है। मेंस डबल्स टाइटल मलेशिया के चिया वेजी एंड लुइस सेंग हाउ ने जीता। विमेंस डबल्स भारत की तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा ने जीता है। वहीं मिक्स डबल्स चाइना की जोड़ी चैंग हैनयू और बाओ लीजिंग ने जीता है। द बीमा सखी योजना ऑफ LIC वॉज लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी इन विच सिटी ऑफ हरियाणा या फिर फ्रॉम विच सिटी ऑफ हरियाणा? LIC की बीमा सखी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के किस शहर से शुरू की गई या शहर में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, पानीपत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC की एक स्कीम है महिला एम्पावरमेंट के लिए, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ये पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई है। तो जो ये बीमा सखी योजना है इसके तहत जो महिला उनको एम्पावर करने की बात की गई है 18 से 70 साल की जो हैं और 10वीं पास हैं, तो इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा पहले 3 साल के लिए टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उनको LIC एजेंट के तौर पर भी रखा जा सकता है और अगर वे ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट बीमा सखीज़ हैं, उनको डेवलपमेंट ऑफिसर रोल के लिए भी चुना जा सकता है LIC में। इसका मकसद 1 लाख बीमा सखी को एनरोल करना है 12 मंथ्स में। अच्छा, पहले साल 7,000 रुपये का स्टाइपेंड इनको मिलेगा, उसके बाद फिर 6,000 सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में 5,000 या 5,000 रुपये मिलेगा। और LIC जो है फर्स्ट ईयर में 840 करोड़ रुपये पे स्पेंड करने वाली है इस स्कीम पर। मोहम्मद अल बशीर नेम्ड विच कंट्रीज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? मोहम्मद अल बशीर को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, सीरिया। तो सीरियन फाइटर्स ने, आप जानते होंगे, हाल ही में जो सीरिया के प्रेसिडेंट रहे बशर अल असद, इनकी जो रिजीम है उसको उखाड़ फेंका है और अब मोहम्मद अल बशीर को कंट्री का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है।
प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रेसिडेंट हैं जिन्हें हटाया, लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के उन्हें भी हटा दिया है, और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं मोहम्मद अल बशीर। और जब तक कि सीरियन गवर्नमेंट पूरी तरह से फिर से नहीं चुनी जाती है, तब 1 मार्च 2025 तक अल बशीर इस सरकार की अगुवाई करने वाले हैं। तो देखिए, हाल ही में जो बशर अल असद हैं, इनके रिजीम का एंड हुआ है और ये कंट्री छोड़कर भाग गए और रशिया में चले गए हैं। देखिए, जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और जो ये मिडिल ईस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये सब चलता रहता है, क्योंकि ये लोग करप्शन काफ़ी करते हैं। अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि मिसट्रीट इन लोगों ने किया होता है, तो इनको फिर टोपल कर दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं। अगर आप जनता को खुश रख रहे हैं, भले ही आप मोनार्क हो, ठीक है, तब चल जाता है। जैसे ब्रुनई आप देखेंगे, अगर हम ब्रुनई दारुसलम जो कंट्री है, तो वहाँ पर लगभग 1967 से मोनार्क सिस्टम है। तो वहाँ के जो राजा हैं 1967 से हैं वो, ठीक है, लॉन्गेस्ट मोनार्क आप कह सकते हैं उन्हें। पर उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि जनता को बेनिफिट काफ़ी दिए हैं। वहाँ पर कोई सरकारी इलाज जो है, अगर कोई गरीब है व्यक्ति, उसको अगर कोई दिक्कत होगी, कैंसर जैसी समस्या होगी, तो विदेश में पहुँचाते हैं अपने लोगों को, कि आप विदेश में उनको खर्चा उठाते हैं, उन्हें पहुँचाते हैं इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो अगर आप जनता को खुश रख रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो लोग जो है मोनार्क भी जो है तैयार हैं मोनार्क के अंदर भी रहने के लिए। तो ब्रुनई इसका एक एग्जांपल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे मोनार्क हैं सब जगह। देखिए, जो मेन रेबल ग्रुप है यहाँ पर जिन्होंने असद की सरकार को हराया, मतलब हटाया है यहाँ से, इन्हें भगाया है, उस ग्रुप का नाम है हयात तहरीर अल शाम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लिबरेशन ऑफ द लेवांत। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड एन 11 फीट टॉल स्टैचू ऑफ विच लीडर इन जोधपुर राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में किस महापुरुष की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने 11 फीट टॉल स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इनोग्रेट किया जोधपुर राजस्थान में। इन्होंने जोधपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की 60th रेजिंग डे परेड को भी अटेंड किया है चीफ गेस्ट के तौर पर। BSF के डायरेक्टर जनरल लजीत सिंह चौधरी आप जानते होंगे। अच्छा, राजस्थान से संबंधित एक और करंट अफेयर साथ में देख लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो को इनोग्रेट किया है जयपुर राजस्थान में। इस इन्वेस्टमेंट समिट का थीम रहा रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, December 12। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2 फरवरी 2017 को डिक्लेयर किया कि हम 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया था जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है इस तरह की मतलब जहाँ पर कोई भी स्टेट, इस तरह की स्टेट जहाँ पर कोई भी कंट्री या स्टेट जो है किसी भी साइड का हिस्सा ना हो किसी आर्गुमेंट के, किसी वॉर में। जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, तो भारत का जो पक्ष है वो न्यूट्रल है। यूनिवर्सल हेल्थ डे की अगर हम बात करें, ये भी 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसका थीम है हेल्थ, इट्स ऑन दी गवर्नमेंट। हु इनोग्रेट द अष्टलक्ष्मी महोत्सव? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव को इनोग्रेट किया है। तो अष्टलक्ष्मी की 8 फॉर्म्स बताई गई हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, वास्ट कल्चर है, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है अष्टलक्ष्मी महोत्सव में। तो पहली बार है जब ये दिल्ली में इस महोत्सव की जो है शुरुआत की गई है। PM नरेंद्र मोदी ने कुछ फेस्टिवल्स का भी नाम लिया, तो इनकी PIB स्पीच पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं ये फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है मेघालय का, हॉर्नबिल फेस्टिवल है जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं नागालैंड, ऑरेंज फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, चौपचारकूट फेस्टिवल है मिजोरम का, भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहू फेस्टिवल आसाम का, और मणिपुरी डांस। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद में करियाकर सुवर्ण महोत्सव को भी एड्रेस किया है, तो आप ये याद रखिएगा। Which corridor of Delhi Metro's Phase 4 project has been approved by the Union Cabinet? दिल्ली मेट्रो के चरण 4 परियोजना के किस गलियारे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रिठाला नरेला नाथुपुर कुंडली कॉरिडोर।
यूनियन कैबिनेट ने रिठाला नरेला नाथपुर कुंडली कॉरिडोर जो कि दिल्ली मेट्रो का फेज़ 4 प्रोजेक्ट है, इसको अप्रूव कर दिया है। 26.463 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होने वाला है नेशनल कैपिटल और हरियाणा के बीच में। इसमें जो कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट की वो 6,230 करोड़ रुपए होने वाली है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि 50:50 स्पेशल पर्पस व्हीकल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली के बीच में, इसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपको बता दें जो दिल्ली मेट्रो है ये लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है इंडिया में। हाउ मैनी नवोदय विद्यालयास हैव बीन अप्रूव्ड फॉर सेटअप इन अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा कितने नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है जहां ये नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी 28। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 28 नवोदय विद्यालय को सेटअप करने की मंजूरी दे दी गई है उन अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर नवोदय विद्यालय स्कीम अभी नहीं है। तो टोटल इन 28 नवोदय विद्यालय को स्टैब्लिश करने का जो खर्चा आएगा वो 23,59.82 करोड़ रुपए आने वाला है 2024 से 2029 तक 5 साल के लिए। नवोदय विद्यालय आप सभी जानते हैं रेजिडेंशियल को एजुकेशनल स्कूल्स होते हैं, गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं 6 से 8 तक के 6 से 7 तक के माफ़ कीजिएगा 6 से 12 तक के बच्चों को, ठीक है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय भी ओपन करने को मंजूरी दे दी है सिविल और डिफेंस सेक्टर में। और एक जो केवी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट शिवमोगा कर्नाटक है इसके एक्सपेंशन को भी मंजूरी दी है। हाउ मैनी न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार ने कितने नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 12। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आने वाली है 28,602 करोड़ रुपए। तो जो स्टेट यहाँ पर लैंड प्रोवाइड कराएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के जरिए यहाँ पर जो इक्विटी है वो प्रोवाइड कराएगी। ईच इंडस्ट्रियल सिटी एरिया नोड अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेज किया जाएगा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द कृष्णवेनी संगीता नीराजनम म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड? कृष्णवेनी संगीता नीराजनम संगीत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी विजयवाड़ा। तो कृष्णवेनी संगीता नीराजनम म्यूजिक फेस्टिवल का सेकंड एडिशन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इनोग्रेट किया गया है। और ये जो फेस्टिवल इसमें आंध्र प्रदेश का जो कल्चरल रिचनेस है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कार्नाटिक म्यूजिक के जरिए और स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक एसेंस के जरिए। Which organization did the National Minorities Development and Finance Corporation NMDFC sign an MOU with to empower marginalized communities? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी DICCI। तो नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन NMDFC और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराने के लिए, उनके अमंग एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ये कमेंट आया था एक एक्सपेरिमेंट का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग का जो है सिलेक्शन भी हो रहा है और श्योर भी हो जाते हो एग्ज़ाम देने के बाद कि इस बार हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं ऑब्वियसली जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो लिखा है एग्ज़ाम लेवल कंटेंट देते हो, मैं आपको जून से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने RRB PO में अच्छा किया था, उसकी वजह से इंटरव्यू हो पाया और IBPS क्लर्क एंड IBPS PO भी बहुत अच्छा गया है। जी की वजह से इस साल मेरा पक्का हो जाएगा, मतलब श्योर है क्योंकि 2 एग्ज़ाम इनके, ठीक है, और मतलब 3 एग्ज़ाम है, एक इंटरव्यू है और IBPS क्लर्क IBPS PO भी बहुत अच्छा गया है। तो ऑल द बेस्ट इनको और सभी एस्पिरेंट्स को जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। Who acquires शेयर होल्डिंग इन शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड? शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी किसने हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन डी MUFG बैंक। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयर होल्डिंग प्राप्त करेगा MUFG बैंक लिमिटेड, इसको मंजूरी दे दी है। तो जो ये MUFG है, ठीक है, इसका मतलब है मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप, ये बैंकिंग सर्विस भी देता है भारत में। अच्छा, CCI ने एक और मंजूरी दे दी है कि शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डिंग प्राप्त करेगा KDT वेंचर होल्डिंग्स।
बिटवीन 2019-20 एंड 2024-25 हाउ मच लोन डिड पब्लिक सेक्टर बैंक्स राइट ऑफ? 2019-20 और 2024-25 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कितने करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.98 लाख करोड़ रुपीस। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लगभग 6.98 लाख करोड़ या 7 लाख करोड़ आप कह सकते हैं इतने का लोन राइट ऑफ किया है 2019-20 से 2024-25 के बीच में। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे 5 लाख करोड़ रुपीज़ के इन्होंने रिकवर किए हैं। राइट ऑफ मतलब पूरी तरह से माफ़ करना नहीं होता, मतलब अपनी जो बैलेंस शीट है उससे हटा देते हैं, पर उनको उसके बाद फिर बैकडोर से उनको प्राप्त करने की कोशिश चलती रहती है बैंक्स द्वारा, या उनको बेच दिया जाता है जो ARC होते हैं उनको, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 42,000 करोड़ रुपए का लोन्स राइट ऑफ कर दिया है इस करंट फिस्कल के फर्स्ट 6 मंथ में। जैसे SBI ने 8,332 करोड़ का राइट ऑफ किया है, PNB ने 8,061 करोड़ का किया है, इस तरह से अप्रैल से सितंबर के पीरियड के बीच में। वेयर वॉज द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 हेल्ड? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 ये भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया गया। 4th एडिशन था ये और इसका थीम रहा इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। QS क्वाकरेली साइमंड्स द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबल 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट सिक्योर द टॉप स्पॉट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबल 2025? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए IIT दिल्ली। तो QS क्वाकरेली साइमंड्स ने अपना 3rd एडिशन रिलीज़ किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबल 2025 का। इसमें भारत की ओर से जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो IIT दिल्ली है, हालांकि ग्लोबली इसकी रैंक 171वीं है, पर भारत की ओर से पहले नंबर पर है ये। फिर IIT खड़गपुर आता है, फिर तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे आता है। टोटल 78 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इस 2025 QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स में अपनी जगह बना पाई हैं और 10 में से 9 ने अपनी रैंक को इम्प्रूव किया है पिछले एडिशन के मुकाबले। टोटल 21 यूनिवर्सिटीज़ इसमें न्यू है, इस रैंकिंग में पहली बार इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और IIT कानपुर और IIT मद्रास ये 4थे और 5वें नंबर पर हैं। ग्लोबली 245-277वें नंबर पर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। ठीक है, 220 से फिसल कर 299 रैंक पर पहुंच चुकी है और भारतीय लिस्ट में 6ठे पायदान पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ये दोनों ही जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कैटेगरी की टॉप 100 लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। IIT दिल्ली 55 नंबर पर है, IIT कानपुर 87 पोजीशन पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है इस साल। उसके बाद फिर 2nd नंबर पर ETH ज्यूरिक, फिर लंडन यूनिवर्सिटी स्वीडन, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कली ये दोनों ही 3rd पोजीशन पर है। लंडन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ये तीनों ये 3rd पोजीशन पर हैं जॉइंटली। एशिया में 6 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 4 कंट्रीज रैंकिंग टॉप 100 यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इज द हाईएस्ट रैंक। एशिया की ओर से अगर हम देखें यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो टॉप है एशिया की ओर से, ओवरऑल 44वें नंबर पर है। यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं इस रैंकिंग में 239, तो ये लीड कर रहा है। Which country has been officially announced as the host for the FIFA World Cup 2034? किस देश को आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2034 का मेजबान घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब को ऑफिशियली फीफा वर्ल्ड कप 2034 का होस्ट घोषित किया गया है। वहीं 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये मोरक्को, स्पेन एंड पुर्तगाल में होगा। सऊदी अरब इससे पहले 2034 एशियन गेम्स और 2027 AFC एशियन कप की भी मेजबानी जो अधिकार है वो प्राप्त कर चुका है। यानी कि जो 2034 एशियन गेम्स हैं और 2027 AFC एशियन कप है ये भी सऊदी अरब में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो नेक्स्ट आ रहा है अब लेटेस्ट, ये कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा होस्ट किया जाएगा। फीफा का हेडक्वार्टर्स ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है और फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो।
हु वॉज नेम्ड द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे नामित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अरीना साबालेंका। तो अरीना साबालेंका को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। पहली बार इन्होंने अवार्ड जीता है। आपको बता दें इस साल इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं और 2034 की समाप्ति नंबर 1 रैंकिंग पर रहकर कर रही हैं। एमा नेवेरो इन्हें मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर, पौला बारोसा इन्हें कमबैक प्लेयर, लुलू सुन इन्हें न्यू कमर ऑफ द ईयर, सारा ईरानी और जैस्मिन पॉलिनी इन्हें डबल्स टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। साबालेंका की अगर हम बात करें बेलारूस से है। इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और US ओपन जीता है। देखिए जो WTA का मतलब है विमेंस टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो भी महिलाओं का प्रोफेशनल टेनिस होता है इसको ऑर्गेनाइज कराता है ये, और इसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में है और लंदन में भी है यूरोपियन हेडक्वार्टर्स, और एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है। इन विच कंट्री वॉज INS तुसिल कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी? INS तुसिल को किस देश में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, रशिया। तो INS तुसिल F-70 जो कि लेटेस्ट मल्टी रोल स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में। किस स्थान पर? यंतर शिपयार्ड, कलिनिंग्रैड, रशिया में। तो INS तुसिल ये अपग्रेडेड क्रीबक 3rd क्लास फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बनाया गया है, जिसमें कि 6 इस तरह की फ्रिगेट्स ऑलरेडी सर्विस में है, जिनमें कि 3 तलवार क्लास शिप्स हैं जिन्हें बाल्टिक शिपयार्ड सेंट पीटर्सबर्ग में बनाया गया है, और उनके बाद जो 3 अदर हैं वो तेग क्लास शिप्स हैं। तो INS तुसिल ये 7th है इस सीरीज़ की, और आपको बता दें इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया था अक्टूबर 2016 में। विच फिनटेक फर्म लॉन्च्ड शील्ड टू प्रोटेक्ट डिजिटल ट्रांजेक्शंस? किस फिनटेक फर्म ने डिजिटल लेन देन की सुरक्षा के लिए शील्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत पे। देखिए भारत पे ऐप जो कि इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग UPI पेमेंट सर्विसेज ने अनाउंस किया है कि हमने शील्ड लॉन्च किया है, जो कि एक फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान है, ताकि आपकी जो डिजिटल UPI ट्रांजेक्शन है उनको सेफ रखा जा सके। तो जब भी आप अपनी पहली UPI ट्रांजैक्शन करते हैं भारत पे ऐप के जरिए, तो आपको 30 दिन का एक फ्रॉड प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। 5,000 रुपये तक की राशि को जो है ये सिक्योर करता है। उसके बाद आपको 90 रुपये पर मंथ देने होंगे, मतलब वॉलंटरी है, देकर आप ये शील्ड प्लान ले सकते हैं। कंप्यूटर फ्रॉड, फिशिंग अटैक्स और जो भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनसे सुरक्षा देता है ये। Which bank has launched AI-powered holographic digital avatar of the legendary actor अमिताभ बच्चन? किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का AI संचालित होलोग्राफिक डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने एक AI-powered होलोग्राफिक डिजिटल अवतार लॉन्च किया है अमिताभ बच्चन का, ताकि कस्टमर के साथ इंगेजमेंट बढ़ सके। एक डिजिटल इनोवेशन भी है ये। तो होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी डिवाइस HXR इसको बोलेंगे, एक डिवाइस लॉन्च की गई है। टच कैपेबिलिटी भी है इसमें, तो जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं अमिताभ बच्चन की डिजिटल अवतार से। तो उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपकी क्वेरी को जो है सुलझाया जाएगा। कोई भी बैंक प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे। करंट अकाउंट ब्रेवो के बारे में जानकारी चाहते हैं, वो सब इस डिजिटल अवतार बताएगा। तो एक तरह की डिवाइस है ये। विच बैंक हैज़ लॉन्च द एराइज विमेंस सेविंग्स अकाउंट? किस बैंक ने एराइज महिला बचत खाता लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने एराइज विमेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, ताकि जो महिलाओं की फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके, उन्हें हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी दिए जा सकें। तो जो एराइज वुमेन्स सेविंग अकाउंट है, इसको लॉन्च किया गया अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि चेयरपर्सन है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सेल्स फोर्स इंडिया की, और अमिताभ चौधरी जो कि MD and CEO एक्सिस बैंक के, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। 2 न्यूज़ और देख लेते हैं बैंक से संबंधित। तो फेडरल बैंक ने कलियुम कार्यबूम इसको लॉन्च किया है, जो भी स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेट करने के लिए लाइफ स्किल से संबंधित, यूजिंग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स इन केरल। तो केरल में लॉन्च किया गया है। इसका मकसद है फाइनेंशियल लिटरेसी देना, टाइम मैनेजमेंट, हेल्दी डिजिटल स्क्रीन यूजेस हैबिट्स प्रोवाइड कराना।
ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं HDFC बैंक संबंधित न्यूज़, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। HDFC बैंक ने प्रगति सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है रूरल एंड सेमी अर्बन पीपल के लिए। जॉन महामा हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, घाना। तो घाना के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन द्रमनी महामा, ठीक है, ये इन्होंने जो घाना है इसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है अपने मेन अपोनेंट महामुदा बाउमिया को हराकर। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे पहले नाना अकुफो अदो, तो उनकी सत्ता समाप्त हो चुकी है। घाना की बात करते हैं, कैपिटल अक्रा है, करेंसी शेडी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द BCCI's एक्टिंग सेक्रेटरी? BCCI के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, देवाजीत साइकिया। तो देवाजीत साइकिया, इन्हें BCCI का एक्टिंग सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है बोर्ड प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी के द्वारा, और ये जे शाह को रिप्लेस कर रहे हैं इस पोस्ट पर, क्योंकि जे शाह ICC के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। साइकिया आसाम से आते हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, फिलहाल BCCI जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और अगले साल सितंबर तक ये सेक्रेटरी रहने वाले हैं, जब तक कि परमानेंट पोस्टिंग नहीं हो जाती है सेक्रेटरी की। अकॉर्डिंग टू UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2024, विच रैंक डज इंडिया होल्ड ग्लोबली एज अ हब फॉर बिलियनियर्स? UBS की बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार अब अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस रैंक पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। देखिए, एक रिपोर्ट जारी की गई है UBS के जरिए, इसका नाम है बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट। तो इसमें बताया गया है कि भारत, अगर हम बिलियनियर्स की बात करें, बिलियनियर्स की संख्याओं की बात करें किसी देश में, तो भारत उसमें 30वें नंबर पर है, ठीक है। 185 बिलियनियर्स हैं हमारे भारत में 2024 में, और पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है जहाँ पर 835 बिलियनियर्स है, दूसरे नंबर पर चाइना है 427 बिलियनियर्स के साथ। इसमें भी बताया है कि पिछले एक साल में 32 नए बिलियनियर्स शामिल हुए हैं, यानी कि 21% का इंक्रीज देखने को मिला है। 2015 से बिलियनियर्स की संख्या लगभग डबल से भी ज़्यादा हुई है, 123% से बढ़ी है। जो कलेक्टिव नेट वर्थ है इंडिया के बिलियनियर्स का, ये 42.1% इंक्रीज़ हुआ है और 905.6 बिलियन $US पहुंच गया है। ग्लोबली अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ बिलियनियर्स, ये जहां 2015 में 1757 थे, वहीं 2024 में बढ़कर 2682 हो गए हैं। जो इनकी टोटल वेल्थ है वो 121% बढ़कर 14 ट्रिलियन $US पहुंच चुकी है। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डेवलप किया जाएगा सितंबर 2025 तक, और इसका मकसद है सिटी को गार्बेज फ्री बनाना। और ये सुथनी विलेज शाहजहानवा में बनेगा। दिस प्रोजेक्ट विल प्रोसेस वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट वाइल प्रोड्यूसिंग चारकोल एंड बायो CNG। Department for Promotion of Industry and Internal Trade has partnered with which e-commerce company to invest in and mentor Indian startups? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश करने और मार्गदर्शन के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, इसने फ्लिपकार्ट जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है इसके साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको मेंटरशिप दी जा सके। तो इसमें लिखा भी है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स, डेटा सेट्स, इन सबको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा पब्लिश किए गए हैं। और जो फ्लिपकार्ट का $100 मिलियन वेंचर फंड है उसको भी यूज़ किया जाएगा यहाँ पर स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए। विच IIT's iHub अवध अनवेल्स कॉस्ट इफेक्टिव ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे? किस IIT के iHub अवध ने लागत प्रभावी ब्लूटूथ कम ऊर्जा गेटवे का अनावरण किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, IIT रोपड़। तो iHub अवध, अवध मतलब एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ का है
और इसने नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है इसमें, और 110 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ अवध ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आई हब अवध आप एक तरह का कह सकते हैं इनक्यूबेटर है आईटी रोपड़ का। आईटी रोपड़ से ही न्यूज और जानिएगा आपकी शीट मेटल फोमिंग 2024 कॉन्फ्रेंस ये आईटी रोपड़ में हुई है। कई सारे नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। Which Indian organization partnered with Italy's CNR IRPI for landslide forecasting and early warning? भूस्खलन पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी के लिए किस भारतीय संगठन ने इटली के CNR IRPI के साथ भागीदारी की? राइट आंसर ऑप्शन ए है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है द रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल रिसर्च काउंसिल CNR IRPI इटली के साथ लैंडस्लाइड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग के लिए। तो इस पार्टनरशिप का मकसद है कि लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग के बारे में किस तरह से जाना जा सके, और जो भारत का लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको किस तरह से इन्हेंस किया जा सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि जैसे वायनाड लैंडस्लाइड अभी हुई थी केरल में, इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। In which state or union territory with the ice events of the खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 be hosted? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के बर्फ कार्यक्रम या आइस इवेंट्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए लद्दाख। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ये आइस इवेंट्स यानी कि आइस हॉकी और आइस स्केटिंग को होस्ट करेगा 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 के बीच में। वहीं जम्मू एंड कश्मीर ये स्नो इवेंट्स एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग और स्की माउंटेनिंग एंड स्नोबोर्डिंग इनको होस्ट करेगा 22 से 25 फरवरी 2025 के बीच में। यूथ एंड पैरा गेम्स ये बिहार में होने वाले हैं अप्रैल नेक्स्ट ईयर में। बाकी खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। What is the revised economic growth forecast for India by the Asian Development Bank for the current financial year? चालू वित्त वर्ष के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए संशोधित आर्थिक विकास पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी 6.5%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7% से घटाकर 6.5% या 6.5% कर दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। और अगर हम बात करें 2025-26 के लिए, ठीक है, यानी कि फिस्कल 26 के लिए इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। वहीं एशिया पैसिफिक के लिए इसने 4.9% कर दिया है, पहले 5% बताया हुआ था। हाउ मैनी पंचायत वर ऑनर्ड ड्यूरिंग द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2024? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के दौरान कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 45। तो नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2024 हाल ही में दिए गए हैं 45 पंचायत को, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया इसके लिए। और इन समारोह की अध्यक्षता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। तो जो पंचायत से उनको रैंक की गई है 9 थीमेटिक एरियाज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर। तो ये जो 9 थीम्स हैं ये है पॉवर्टी फ्री, इनहेंस्ड लाइवलीहुड, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सिक्योर पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस एंड वीमेन फ्रेंडली पंचायत। तो 1.94 लाख ग्राम पंचायत ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है विद 42% ऑफ द 42 अवार्ड विनिंग पंचायत लेड बाय वीमेन। तो 42% पंचायत जो जीती है उनमें महिलाएं लीड कर रही हैं उनको। और त्रिपुरा और उड़ीसा को हाईएस्ट रिकॉग्निशन यहाँ पर दिया गया है और टोटल 46 करोड़ रुपीस प्राइज के तौर पर इन 45 अवार्डीज को दी गई है। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की पंचायत को दिया गया है, ग्राम पंचायत को। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार ये महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड त्रिपुरा की ग्राम पंचायत को दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार ये 27 ग्राम पंचायत को दिया गया है। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार ये केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा की ग्राम पंचायत को दिया गया है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार ये 9 पंचायत को दिया गया है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा।
Whom did Gukesh Tomaraju defeat in the final of the FIDE World Chess Championship 2024? गुकेश तोमराजू ने FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में किसे हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है डिंग लाइरेन। तो टीनेजर हैं गुकेश तोमराजू, ये यंगेस्ट एवर चेस वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इन्होंने जो 14 मैच का फाइनल था उसमें चाइना के चेस ग्रैंड मास्टर डिंग लाइरेन को हरा है 7.5 6.5 से। और ये जो फाइनल खेला गया सिंगापुर में खेला गया है, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो कैश प्राइज़ मिला है ये 2.5 मिलियन US डॉलर का या फिर 1.96 मिलियन पाउंड का दिया गया है। गुकेश 18th वर्ल्ड चैंपियन है। 1886 में विल्हेम स्टिनिज, इनको कंसिडर किया जाता है कि ये फर्स्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। अच्छा, 18 एज है गुकेश की, 18 वर्ल्ड चैंपियन है 18th, और 18 ही इनकी एज है। और अब तक जो यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन माने जाते थे वो गैरी कैस्परोव माने जाते थे। 1985 में इन्होंने ये टाइटल हासिल किया था और 22 साल के थे तब ये। और अब यंगेस्ट कौन बन गए हैं? गुकेश तोमराजू। चेस ग्रैंड मास्टर गुकेश बने थे केवल 12 साल की एज में। चेन्नई से आते हैं, तमिलनाडु से। चेन्नई को इंडिया की चेस कैपिटल भी कहते हैं। देवनुरा महादेवा, द विनर ऑफ द वाईकॉम अवार्ड, इज एन अक्लेम्ड राइटर इन विच लैंग्वेज? वैकॉम अवार्ड के विजेता देवनूर महादेव किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कन्नड़ा। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु MK स्टालिन ये वाईकॉम अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस फॉर द ईयर 2024 देंगे देवनुरु महादेवा को। मिस्टर देवनुरु महादेवा ये जाने माने कन्नड़ा राइटर हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, और इनका जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में, सोशल जस्टिस में, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके अपलिफ्टमेंट में, तो उसी को देखते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। इस अवार्ड में 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु द्वारा की गई थी। जो रिफॉर्मर रहे हैं पेरियार EV रामास्वामी, जिन्हें वाईकॉम वीरर के नाम से भी जाना जाता है। वाईकॉम सत्याग्रह में इनका रोल रहा, महत्वपूर्ण रोल रहा 1924 से 1925 तक। तो इनके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। हु वॉन द आबू धाबी ग्रां प्री 2024? आबू धाबी ग्रां प्री 2024 किसने जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस ने फरारी के कार्लोस सेंस को हराकर इस सीज़न का जो लास्ट ग्रां प्री रहा आबू धाबी ग्रां प्री, इसको जीत लिया है। और नॉरिस आपको बता दें ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, मैकलेरन के लिए फॉर्मूला 1 में compete करते हैं। इससे पहले मैक्स वर्स्टेपन ने कतर ग्रां प्री जीता था, इससे पहले जो GP हुई। Who has become the first person in the history to reach 400 billion US dollar in net worth? 400 बिलियन US डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एलन मस्क। तो एलन मस्क फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 400 बिलियन US डॉलर की नेट वर्थ हासिल की है। एलन मस्क के बारे में देख लेते हैं, इनका एम्पायर कितना बड़ा है। फाउंडर और CEO एंड चीफ इंजीनियर है ये स्पेस एक्स में। CEO एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं टेस्ला के। ऑनर हैं, CTO हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं एक्स के, जिसे ट्विटर कहते थे। प्रेसिडेंट हैं मस्क फाउंडेशन के। फाउंडर हैं द बोरिंग कंपनी के, एक्स कॉर्पोरेशन के, एक्स AI के। को फाउंडर हैं न्यूरालिंक के, ओपन AI की, Zip2 के और X.com के। वैन इज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, December 14। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1991 से ही मनाते आ रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आता है BEE, ये इस सेलिब्रेशन को मनाती है देश भर में। और इस साल 2024 में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे का थीम रहेगा पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, एवरी वॉट काउंट्स। हाउ मच लोन डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव टू सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ? एशियाई विकास बैंक ने भारतीय आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए कितने धनराशि का ऋण स्वीकृत किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 500 मिलियन US डॉलर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन US डॉलर का लोन अप्रूव किया है इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये लोन देगा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL को। तो जो भी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाया जाएगा इस लोन से।
Which country is the largest source of FDI into India from April 2000 to September 2024 पीरियड? अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 की अवधि में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मॉरिशस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI जो भारत में आया है वो $1 ट्रिलियन की लिमिट को पार कर चुका है अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के पीरियड की अगर हम बात करें। तो अगर हम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के डेटा की माने तो जो कम्युलेटिव अमाउंट ऑफ FDI है यानी कि जिसमें इक्विटी भी आता है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स भी आता है और भी कैपिटल्स आते हैं, ये 1033.40 बिलियन $, रहे हैं इस पीरियड में 2000 से 2024 के बीच में। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया है? मॉरिशस से 25%। उसके बाद क्लोजली सेकंड नंबर पर सिंगापुर है 24%, फिर USA 10%, नीदरलैंड्स है 7%, जापान 6%, UK 5%, UAE 3% और जो केमन आइलैंड्स है, जर्मनी है, साइप्रस है, ये टोटल 2%। कुछ की सेक्टर्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम FDI इनफ्लो देखने की मिला है, जैसे सर्विसेज सेगमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से भी कुछ सेक्टर्स में, और कुछ सेक्टर्स में जैसे टेलीकॉम, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स, इंश्योरेंस, यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिक रूट अच्छा तो रिपीट हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के जरिए जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्हें पहले नोट लेनी पड़ती है, पहले मंजूरी लेनी पड़ती है उस रिलेवेंट मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट से जिस क्षेत्र में वो करने जा रहे हैं FDI। और ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं वो RBI को इन्फॉर्म कर देते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करते उसके बाद RBI को इन्फॉर्म कर देते हैं। एट प्रेजेंट जो FDI है ये कुछ सेक्टर्स में प्रोहिबिटेड भी है, बैन भी है, जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, चीट फंड्स, निधि कंपनी, रियल इस्टेट बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, शरूट्स और सिगारिलोज एंड सिगरेट्स यूजिंग टोबैको। By how much did the rural female labor force participation rate LFPR increase between 2017-18 and 2022-23? ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 से 2022-23 के बीच कितनी बढ़ी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, फ्रॉम 24.6% टू 41.5%। देखिए जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है लगभग ऑल स्टेट्स में 2017 से 2018 से 2022-23 के बीच में ये बढ़ी है, और खास करके रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है बजाय अर्बन एरियाज़ के। ऐसा एक वर्किंग पेपर रिलीज़ किया गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसमें बताया गया है जो रूरल फीमेल LFPR है ये 41.5% बढ़ गया है, ठीक है, और जो अर्बन LFPR है ये 25.5% तक बढ़ गया है। नदर्न स्टेट्स में बात करें तो पंजाब और हरियाणा में लो फीमेल LFPR देखा गया, ईस्टर्न स्टेट्स में बिहार में लोवेस्ट LFPR देखा गया, वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो फीमेल LFPR है रूरल एरियाज़ में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अच्छा रहा है। Who will be honored with the Lifetime Achievement Award at the 77th Annual DGA Award? 77वें वार्षिक DGA अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, एंग ली। तो जाने माने फिल्म मेकर हैं एंग ली, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा 77th एनुअल डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में फरवरी 8, 2025 में। ली जो है ये एकेडमी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, और जैसे ब्रोकबैक माउंटेन, लाइफ ऑफ पाई, ये सभी इन्होंने फिल्में बनाई हैं, और ये 37th फिल्म मेकर रहेंगे जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्मृति मंदाना। तो इंडियन ओपनर स्मृति मंदाना ये फर्स्ट क्रिकेटर बन गई हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 4 सेंचुरीज लगाई हैं कैलेंडर ईयर में महिला वनडे इंटरनेशनल्स में। तो जो थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया ODI मैच खेला गया पर्थ में, वहाँ इन्होंने 109 बॉलों पर 105 रन स्कोर किए हैं। क्रिकेट से संबंधित एक और न्यूज़ जान लेते हैं। गुजरात जायंट्स ने प्रवीण तांबे को बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, वहीं डैनियल मार्स को अपना बैटिंग कोच नियुक्त किया है विमेंस प्रीमियर लीग 2025 से पहले। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं।
और इसमें कंप्लीट बैंक अवेयरनेस आपको पढ़ाई गई है, इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस सेक्टर भी कवर किया गया है। टोटल 30 वीडियोज़ हैं, 30 PDFs हैं। और न केवल आपकी बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं पीओ के लिए, चाहे SBI हो, IBPS हो या फिर RBI के किसी एग्जाम का आप इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको कवरेज मिलेगी। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ये मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो कस्टमर केयर नंबर आप ऊपर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर, 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा, साथ ही अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने हमारे एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कस्टमर केयर नंबर पर आप कॉल कीजिए, 4481699188। इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।